ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बात अब हक के लिए होने जा रही पंचायत की। जयपुर से खबर है जहां सीएचए लगातार धरने पर बैठे हैं। महापंचायत की तैयारी अब ये लोग कर रहे हैं। कोविड सहायकों का आंदोलन लगातार जारी है। शहीद स्मारक पर पिछले 42 दिनों से ये लोग धरने पर बैठे हैं। महापंचायत में किसान, छात्र समेत अन्य लोग शामिल होंगे। महापंचायत में आगे की रणनीति बनाई जा रही है। देखिए हमारे बीच अभी जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जो राष्ट्रीय किसान आंदोलन के नेता हैं वो आने वाले हैं। राजाराम जी मील आने वाले हैं। अभिमन्यु जी कोहाड़ आने वाले हैं। और भी जो राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव हैं महावीर जी गुर्जर छात्र नेता है वो आने वाले हैं। और भी जो राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता निर्मल चौधरी भी आने वाले हैं। और भी हमारे जो नरसिंह संगठन के जो भी प्रदेश अध्यक्ष है प्यारेलाल जी चौधरी, खुशीराम जी मीणा, वो हमारे बीच में आएंगे। और आज की पंचायत नरसिंह इतिहास की सबसे ऐतिहासिक और बड़ी पंचायत होने वाली है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों के साथ न्याय करके संविदा कैडर में शामिल किया जाए। अगर आज भी आपको वार्ता के लिए नहीं बुला जाता, आपको आश्वासन किसी प्रकार का नहीं मिलता, फिर आपका आंदोलन किस रुक जाएगा? देखिए आज हमारी आंदोलन की 42 दिन का आंदोलन पहुंच चुका है और हमारा आंदोलन आज आगे की रणनीति आज बनेगी। आज के बाद स्पष्ट होगा कि हम आगे की रणनीति क्या अपनाते हैं। जो भी हमारे आ रहे हैं, जो भी नेता आ रहे हैं, जो भी किसान नेता आ रहे हैं, वो सब बैठ के रणनीति बनाएंगे और इस आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करने का हम पूरा प्रयास करेंगे और जनता को साथ लेके इस आंदोलन को ऐतिहासिक और ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे। सौरभ गृहस्थी मेरे से हो गया, हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। शहीद स्मारक जयपुर से ऐतिहासिक बनाने की बात कर रहे हैं सौरभ, ये इस आंदोलन को और शायद ऐतिहासिक बनाने के लिए पहला कदम उठा चुके हैं इस महापंचायत के जरिए। जी बिल्कुल, देखिए नर्सेज डे के मौके पर इतनी बड़ी संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो शहीद स्मारक पर जुटे हैं। प्रदेश भर के तमाम हिस्सों से ये कोविड स्वास्थ्य सहायक यहाँ पर पहुंचे हैं और हरियाणा और पंजाब के किसान नेताओं के अलावा यहाँ पर विधायक बलजीत यादव भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों को समर्थन देने के लिए अभिमन्यु कोहाड़ हो, रवि आजाद हो और अन्य जो किसान नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम लोगों का संबोधन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। और इस संबोधन के बाद यहाँ पर एक रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। रणनीति इस लिहाज से होगी कि आगे किस प्रकार से आंदोलन जो है वो आगे बढ़ेगा, उसकी रणनीति जो है वो यहाँ पर तैयार होने वाली है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बलजीत यादव यहाँ पर कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रवि, किस प्रकार से अब आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या कुछ किया जा रहा है? आंदोलन के जो भी हमारे बीच में नेता पधारे हैं, समाज सेवी पधारे हैं, उनके साथ बैठकर रणनीति तैयार करके निश्चित ही चिंतन शिविर की ओर कूच किया जाएगा। और कूच किया जाएगा, ये बात जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। बलजीत यादव यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं वो किस प्रकार से समर्थन जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं। बलजीत जी, किस प्रकार से आप इनको कोविड स्वास्थ्य सहायकों को समर्थन दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इनके लिए? देखिए, मैं तो हमेशा ही बेरोजगार युवाओं के साथ रहता हूं और जो हमारे सीएचए हैं इन सब ने, जब पूरी दुनिया डरी हुई थी और सब घरों में कैद थे और जो अपने और नजदीकी थे वो लोग भी बीमार को छोड़ करके उससे दूर भाग रहे थे, तब इन लोगों ने उनकी सेवा की, जनता की सेवा की अपनी जान को जोखिम में डाल करके। और जब ये कोरोना चला गया तो इन लोगों को निकाल दिया गया। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि एक बार सहानुभूति रखते हुए, वैसे भी रोजगार देना है सरकार को, तो इनको प्राथमिकता के आधार पर। तो कोई सुन नहीं रहा है, कोई आश्वासन शुरुआत में मिले थे उसके बाद तो कोई वार्ता नहीं हुई। देखिए, मैं तो निवेदन करूंगा सरकार से भी कि इनकी पुनः वार्ता इनसे सरकार करे और बातचीत से ही समस्या का हल निकलता है। और इतने लोग सड़कों के ऊपर बैठते हैं और इतने दिन तक बैठते हैं कि 1.5 महीना हो गया इनको बैठे हुए, तभी बैठते हैं जब बहुत ज्यादा मजबूर होते हैं और उनकी मांग होती है वो जायज होती है। इसलिए सरकार को सहानुभूति रखते हुए इनसे बात करनी चाहिए और इनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। ये बात जो है वो बलजीत यादव यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि जिस प्रकार का ये आंदोलन अब आगे बढ़ रहा है उस लिहाज से
अब ये चिंतन शिविर की बात कर रहे हैं, साथ ही इस आंदोलन को और एग्रेसिव बनाने की बात जो है वो यहाँ पर कोई स्वास्थ्य सहायक जो है वो कर रहे हैं। मनोज से बात करने की कोशिश करेंगे। मनोज, किस प्रकार से अब आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, ये महापंचायत है और महापंचायत में सब बैठ के रणनीति बनाएंगे और उस रणनीति के तहत पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को ले जाएंगे। और जहां तक चिंतन शिविर की कल की बात है, तो चिंतन शिविर पे अभी रणनीति बन के तैयार हो रही है। उसके बाद ही पता चलेगा कि चिंतन शिविर में हम कैसे पहुंच के, और हम कांग्रेस से निवेदन करते हैं कि चिंता ही करनी है, चिंतन ही करना है तो युवाओं को रोजगार देने पे कीजिए। और जो CHA साथी 28,000 बैठे हैं, उनको कैसे रोजगार दिया जा सकता है, उनकी रोजी रोटी कैसे लौटाई जा सकती है, इस पे चिंतन करना चाहिए सरकार को। यही कांग्रेस से निवेदन है। रोजगार की चिंता जो है वो की जानी चाहिए। सुमित, ये बात महापंचायत से निकल कर आ रही है और आप तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार की तस्वीर जो है वो शहीद स्मारक से निकल कर आ रही है। बड़ी संख्या है, ये पहली बार इतनी संख्या में जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायक इस महापंचायत में नजर आ रहे हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पर संबोधन चल रहे हैं, कहा जा सकता है कि कुछ देर बाद जब महापंचायत आखिरी दौर में पहुंचेगी, उसके बाद जो है वो यहाँ पर तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक ये निर्णय लेंगे कि इस आंदोलन को अब किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा। जी, और कुछ लोग यहाँ पर अनशन पर भी बैठे थे। सौरभ, सुमित एक बार अपना सवाल पूछे तो। सौरभ, पिछले दिनों हमने देखा था क्रमिक अनशन का दौर शुरू हुआ था। कुछ लोगों ने कोविड सहायकों ने क्रमिक अनशन शुरू किया था। हेल्थ वर्कर के जो कोरोना का वॉरियर्स थे, जिनके लिए पूरा देश सामान्य में उठा था। जी बिल्कुल, देखिए इस आंदोलन में कई विचारधारा के लोग जुड़े हुए हैं, कई तरह के कोविड स्वास्थ्य सहायक है जो अलग अलग तरह से इस आंदोलन को जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ उग्र कोविड स्वास्थ्य सहायक भी हैं जो इस आंदोलन को अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तेज करना चाहते हैं, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि इतने दिन हो गए बातचीत का कोई न्योता नहीं आया। इस लिहाज से सरकार के सामने उग्र रूप से पेश आना जरूरी है। इस लिहाज से और भी रणनीति जो है वो तैयार करने की कोशिश कर, लेकिन चूंकि ये बड़ा आंदोलन है, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, इस लिहाज से कोविड स्वास्थ्य सहायक का कहना है कि लगातार इसी प्रकार से आंदोलन जो है वो जारी रहेगा और जरूरत पड़ेगी तो तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो अनशन पर बैठ जाएंगे। तो अलग अलग तरह की बातें आ रही है सामने, लेकिन अभी चूंकि जिस प्रकार से आंदोलन लगातार जारी है, महापंचायत चल रही है और महापंचायत के बाद ये क्या कुछ निर्णय लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर महापंचायत जो है वो जारी है और तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक यहाँ पर जुटे हुए हैं। यहाँ पर कुछ किसान नेता भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अब बड़ी संख्या में किसान भी जुट गए हैं और बताया भी जा रहा था छात्र नेता भी यहाँ पर पहुँचेंगे। अगर इन किसान नेताओं से बात हो सके, क्योंकि इनका तो आंदोलन का एक हमने इतिहास देखा है किस तरह से इन्होंने आंदोलन किया था, क्या उसका अनुभव भी यहाँ पर मिलेगा इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों को? अपनी बात रखेंगे। जी बिल्कुल, किसान नेता हैं अभिमन्यु कुराड़, यो हमारे साथ मौजूद हैं। आप किस प्रकार से इन लोगों को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि लंबा आंदोलन हो चुका है, अब किस प्रकार से अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे आप लोग? देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक बात समझने की आवश्यकता है कि जनता की ताकत से बड़ा कुछ नहीं होता। जब 3 कृषि कानून लाए गए थे, लोगों के धैर्य का, सब्र का इम्तिहान लिया गया, लेकिन आखिरकार जीत समाज की हुई, जनता की हुई। तो ठीक उसी तरीके से ये नौजवान नवयुवतियां अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं शांति और धैर्य के साथ। तो राजस्थान सरकार को इनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी को कि राहुल गांधी जी, आप दिल्ली में बैठ के आपकी पार्टी रोजगार की बात करती है कि रोजगार मिलना चाहिए, अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आपकी सरकार है ना, यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है, यहाँ रोजगार देने की जरूरत है। आप रोजगार दीजिए ना। खाली भाषणों से, खाली बातों से देश विश्वास नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ के नौजवान, ये 28,000 नौजवान नवयुवतियां हैं, इनको रोजगार दिया जाए, इनको नौकरी पे बहाल किया जाए। और एक मैं अंतिम बात ये कहता हूँ कि आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, आप हरियाणा में चले जाइए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, देश के कोने कोने में ये बेरोजगारी आज बहुत ज्यादा विकराल रूप धारण कर चुकी है। और जिन नौजवानों के हाथ में कलम, किताब और रोजगार होनी चाहिए थी, आज उनको सड़कों पे बैठने पे मजबूर होना पड़ रहा है। इससे ज्यादा
दुख की बात हम आप सबके किस लिए प्रकार से समर्थन दे रहे हैं और अब इस आंदोलन को किस और लेके जाएंगे आप? देखिए, देश के कोने कोने के नौजवानों को हम इनसे जोड़ने का काम करेंगे। ये मात्र सिर्फ सीएचए का सवाल नहीं है, ये एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा सवाल है और सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि राजस्थान के कोने कोने में इस आंदोलन को पहुंचने में देर नहीं लगेगी। ये जितने भी साथी जो सीएचए के बैठे हैं, जो भी ये हमें आदेश देंगे, किसान यूनियनों को, मोर्चा को जो हमसे ये निवेदन करेंगे, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। इनकी आवाज को हर तरीके से हम उठाएंगे। जो भी ये कार्यक्रम देंगे, हम पूरे राजस्थान के किसान साथियों की ड्यूटी लगाएंगे कि इनके साथ कंधे से कंधा मिला चलिए, शुक्रिया सौरभ, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आप सब लेते रहेंगे। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना 42वें दिन, अब महापंचायत की तैयारी। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश में कल से पुलिस की भर्ती परीक्षा शुरू होगी। 4 दिनों तक ये भर्ती परीक्षा चलेगी। 18 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। 470 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। भर्ती परीक्षा में नकल रोकना सबसे बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के लिए। परीक्षा केंद्रों पर हर कमरे में जैमर लगाए जाएंगे। परीक्षा में करीब 60,000 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। इस बार जो पुलिस भर्ती है वो 4 दिन तक लगातार चलेगी, जिसमें 2 चरण होंगे, प्रथम पारी, द्वितीय पारी। इनमें से 7 पारियों में राजस्थान पुलिस के लिए होंगे और 1 पारी में राजस्थान होमगार्ड के लिए एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, जो इस बार राजस्थान पुलिस के द्वारा ही कराए जा रहे हैं। इसमें 18.25 लाख कैंडिडेट्स जो हैं वो पुलिस भर्ती, जो कांस्टेबल भर्ती है उसके लिए एप्लीकेशंस आई हैं और लगभग 60,000 एप्लीकेशंस राजस्थान होमगार्ड के लिए आई हैं। जो सेंटर्स हैं, हमारे 470 सेंटर हैं। इस बार छोटी जगह को अवॉइड करके बड़ी जगहों पे ही केवल एग्ज़ाम कराया जा रहा है। 470 सेंटर्स ऐसे हैं जिनमें ये पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। जहाँ तक नकल रोकने का सवाल है, हमने ATS SOG सक्रिय हैं इसमें, उन्होंने स्पेशल इसमें व्यक्ति लगाए, स्पेशल टीम्स लगाई हैं, ताकि जो पुराने इस तरह के गिरोह काम करते हैं चीटिंग कराने के लिए, उन पे त्वरित और शीघ्र कार्रवाई हो सके और उन पे निगरानी रखी जा सके। सभी SPs को श्रीमान महानिदेशक महोदय की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस गए हैं कि आप सब इस पे नज़र रखेंगे और उचित प्रबंध करेंगे सब जगह पर। इसके अतिरिक्त सभी परीक्षा केंद्रों पे जैमर्स रहेंगे। वो जैमर्स जो हैं वो इंश्योर करेंगे कि कोई भी वायरलेस इक्विपमेंट, कोई भी मोबाइल, ये सब वहाँ पर काम ना कर सके। इसके अतिरिक्त हमने कोशिश ये की है कि इस वक्त हम अब जो अभ्यर्थी हैं उनका जो अप्लाइंग डिस्ट्रिक्ट है और जो उनका गृह जिला है वो अवॉइड करके तीसरी जगह पे उनका एग्ज़ाम कराया जा रहा है। महिला अभ्यर्थियों के लिए हमने सुविधा के अनुरूप उनको बगल के ज़िलों में परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराए हैं। इसके अतिरिक्त हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स रहेंगी, चेकिंग स्क्वाड्स पूरे दिन चलेंगी और यदि SP उचित समझते हैं तो वो जिला कलेक्टर महोदय के साथ मिलकर के एक प्रशासन की तरफ से भी फ्लाइंग की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं। चलिए, विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, जरा बताइए कितने अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, किस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं? 13 से 16 मई तक पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड आरक्षी की मुख्य आरक्षी की परीक्षा होगी। तैयारियां क्या हैं? देखिए, तैयारियां जो है काफी जोरों पर है। सबसे बड़ा जो चैलेंज है पुलिस के लिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो होने वाली है 13 मई से 16 मई के बीच ये परीक्षा चलेगी, जिसमें 13 से 16 तक राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल के लिए भर्ती परीक्षा होगी। उसके अलावा 16 मई को दूसरी पारी में होमगार्ड के मुख्य आरक्षी और आरक्षी के लिए भी परीक्षा होगी। इसमें करीब 19 लाख लोग जो है एग्जाम देने वाले हैं। इनमें 60,000 अभ्यर्थी वो हैं जो होमगार्ड के लिए एग्जाम देंगे। सबसे बड़ी चुनौती इसमें पूरे मामले में जो है वो ये है नकल को रोकना। इसको कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा हुई है तो नकल जो एक चैलेंज रहा, नकल गिरोह जो है वो लगातार भी पहले भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आते रहे। ऐसे में राजस्थान पुलिस ने इसके विशेष इंतजाम किए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं। मोबाइल किसी को भी अलाउ नहीं होगा। जो पुलिसकर्मी ड्यूटी में तैनात होंगे उनके लिए भी वायरलेस की जो है जो रखा गया है, मोबाइल कहीं भी अलाउ नहीं होंगे। उसके अलावा बायोमेट्रिक तरीके से अभ्यर्थियों का जो थंब इंप्रेशन लिया जाएगा, इसके लिए जो है उनको मेहंदी लगाने के लिए परमिशन नहीं है। उसके अलावा टाइट कपड़े आपको पहन के आने पड़ेंगे। कई सारी तरीके की पाबंदी इसमें लगाई गई है। विशेष जो उड़न दस्ते हैं इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने लगाए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए।
खबर उदयपुर से अब, जहां कांग्रेस का चिंतन शिविर होने जा रहा है। 13 से 15 मई को उदयपुर में होने वाले इस चिंतन शिविर के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो गई। प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत प्रदेश के दूसरे नेता उदयपुर में लगातार कैंप कर रहे हैं। चिंतन शिविर में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को आज शाम तक उदयपुर रिपोर्ट करने के लिए भी कहा गया है। ये नव संकल्प चिंतन शिविर कांग्रेस में नए बदलावों को लेकर है। कहा जा रहा है कि इसके बाद पार्टी विपक्ष की नई भूमिका में नजर आएगी और सत्तारूढ़ भाजपा से पुरजोर तरीके से लोहा लेगी। चिंतन शिविर में खासतौर से 6 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, किसान, मजदूर, सामाजिक न्याय, संगठनात्मक बदलाव और युवाओं महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नौजवानों के लिए भी हम लोगों का जो कांग्रेस का शुरू से एक दायित्व रहा है ऐतिहासिक रूप से कि युवाओं को राजनीति की अग्रिम पंक्ति पर लाकर खड़ा करना, ये काम कांग्रेस के नेतृत्व ने हमेशा से किया है। इस दृष्टि से ये उदयपुर का जो नवसंकल्प चिंतन शिविर है बहुत महत्वपूर्ण होगा। युवाओं को प्राथमिकता दी है ताकि जो ग्राउंड का फीडबैक है वो सीधा उन युवा नेताओं से लें जो देश में उत्तर पूर्व में, दक्षिण भारत से जहाँ से भी हमारे युवा साथी आते हैं, अग्रिम संगठन के लोग हैं, प्रवक्ता हैं, उन सब से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर अपनी आगे की रणनीति को तैयार करने में ये शिविर बहुत अहम साबित होगा। और मुझे लगता है कि इस शिविर के पश्चात जल्द संगठनात्मक जो चेंजेस सरकार को, पार्टी को करने हैं वो भी करेंगे। एक नई ऊर्जा का संचार होगा और हम सब लोग जो कांग्रेस के लोग हैं, हमारे सब साथी सहयोगी हैं, हम सब मिलकर आने वाले तमाम विधानसभा के चुनाव और अंत में जो 24 में लोकसभा चुनाव होगा उसके तैयारियों पर पूरा अभी से हम प्रिपेयर करेंगे। जब आधे जो डेलीगेट्स हैं उनकी उम्र 40 साल से कम है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा करी गई है, नौजवानों को बुलाया गया है इन्विटेशन देकर कि आप अलग अलग राज्यों में रहते हो, जिलों में रहते हो, वहाँ पे क्या हालात हैं, उनके दृष्टिकोण से देखकर पार्टी निर्णय लेगी। मैं समझता हूँ एक शुभ संकेत है इस पार्टी के लिए। सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने भ्रष्टाचार पर एक बार फिर हल्ला बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि चिंतन शिविर में भ्रष्टाचार पर भी चिंतन होना चाहिए। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए पत्र में लिखा है कि खुलेआम भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं उन्हें पद मुक्त कर देना चाहिए। विधायक भरत सिंह से इस पूरे मामले पर बात की हमारे संवाददाता योगेश त्यागी ने। भ्रष्टाचार की आवाज उठाने वाले कोटा सांगोद विधायक भरत सिंह ने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री के नाम, और जो उदयपुर में चिंतन शिविर होने वाला है उसमें लिखा गया है कि चिंतन शिविर में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार सोचे, चिंतन करे। और इस तरह से मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार के मामले में मौन रहना ठीक नहीं है। हमारे साथ इस वक्त भरत सिंह मौजूद है। सब आपने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री के नाम और उन्हें एक सजेशन दिया है कि जो भ्रष्टाचार है उस पर भी विचार किया जाए। भ्रष्टाचार के संबंध में मैं हमेशा जब भ्रष्टाचार की शिकायतें आती है तो मैं इसके खिलाफ बोलता रहा हूँ, और हर राजनीतिक पार्टी को इस बीमारी जो समाज में फैल गई है उस पर चिंतन करना आवश्यकता है। मुझे मेरे इर्द गिर्द कोटा के आसपास बहुत ज़बरदस्त भ्रष्टाचार दिख रहा है, और विशेष रूप से खनिज विभाग में, क्योंकि अथाह संभावना है भ्रष्टों को पकड़ने की। कभी हमारे प्रदेश के खनिज मंत्री उन क्षेत्र में गए कि जिन क्षेत्र के बारे में खनिज की शिकायत हो रही है, तो ऐसे लोगों को जो है, जो भ्रष्ट हैं, उनको हटाया जाए। मैं फिर बोलता हूँ कि भ्रष्ट लोगों को हटाओ। कमरे में अगर किसी में प्रवेश करते हैं, कोई एक चूहा मरा हुआ बदबू दे रहा है तो उसको हम निकालते हैं क्योंकि बैठ नहीं सकते, तो वो चूहे को हटा देंगे, उसके बाद थोड़ी बदबू कम हो जाती है। पर यहाँ तो लगातार बदबू आ रही है और वो आपके नाक में नहीं जा रही। हटाना चाहिए ऐसे लोगों को। आपने जो सरकार में कुछ मंत्री हैं बिना नाम लिए ये कहा है कि वो मंत्री भ्रष्ट हैं, उनको भी उनके पद से हटाना चाहिए। बिना नाम लेने की जरूरत नहीं, उनमें बदबू आ रही है, उनके आसपास उसका आने के उनके वो जनरेट कर रहे हैं बदबू, समाज में फैली हुई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ जिससे पार्टी को नुकसान हुए, जो नुकसान करते हैं, गलत बात बोलते हैं, उनको निकाल दीजिए, आप फेंक दीजिए। भरत सिंह को निकाल के पार्टी से बोले कि ये बकवास करता है। अरे मैं सही बात बोल रहा हूँ, जनता की आवाज़ बढ़ा रहा हूँ। समाज दुख पा रहा है, क्या होगा इस मुल्क का, क्या हो रहा है श्रीलंका में, भागे भागे फिरेंगे फिर हम लोग। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा।
आगामी 16 मई को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित बेणेश्वर दौरे को लेकर मंत्री भंवर सिंह भाटिया आज डूंगरपुर जिले के दौरे पर हैं। डूंगरपुर सर्किट हाउस में बिजली विभाग के अधिकारियों से भाटी ने मुलाकात की। इस दौरान मंत्री भाटी ने बताया कि 16 मई को बेणेश्वर धाम पर 132 करोड़ के पुल का शिलान्यास होना है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आने का कार्यक्रम है। राहुल गांधी बेणेश्वर धाम पर एक रैली को भी संबोधित करेंगे। तारीख की जनसभा में ज्यादा से ज्यादा लोगों की उपस्थिति हो, इसके लिए मैंने आज 3 ब्लॉकों में जाने का कार्यक्रम बनाया है। डूंगरपुर जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में हमारे विधायक महोदय, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हम सब लोग जाएंगे और 16 तारीख की जनसभा को सफल बनाने के लिए राहुल गांधी जी के और अशोक गहलोत जी के स्वागत के लिए लाखों की संख्या में लोग आए। इस संबंध में हम लगातार आने वाले 3 दिन तक जनसंपर्क करेंगे और लोगों को इसके लिए आमंत्रित करेंगे। महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस कार्यक्रम समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एमिरेट्स चेयरपर्सन डॉक्टर ML स्वर्णकार थे। डॉक्टर स्वर्णकार ने नर्सेज को बधाई देते हुए कहा कि नर्सेज के सहयोग के बिना रोगी का इलाज संभव नहीं है। नर्सेज चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोगियों, उनके परिजनों और डॉक्टर्स को इनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने नर्सेज को संवेदनशीलता, सहयोग, सामंजस्य, कार्यकुशलता, सीखने की ललक जैसे गुणों को अपनाने की अपील की। कार्यक्रम में चेयरपर्सन डॉक्टर विकास स्वर्णकार, डॉक्टर सुधीर सचदेव, डॉक्टर GN सक्सेना, डॉक्टर स्वाति गर्ग, डॉक्टर RC गुप्ता, सुकांता दास और चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट श्री राधेश्याम प्रजापति ने संबोधित किया। उदयपुर में किरोड़ी लाल मीणा होटल में ठहरे हैं। किरोड़ी लाल मीणा होटल, जिस होटल में ठहरे हैं उस होटल को पुलिस ने घेर लिया। होटल में पुलिस से किरोड़ी की बहस भी हुई। वापस जयपुर भेजने की तैयारी किरोड़ी लाल मीणा को। बड़ी खबर उदयपुर से। किरोड़ी लाल मीणा उदयपुर में है, होटल में रुके हुए हैं और जिस होटल में किरोड़ी लाल मीणा रुके हुए हैं उसे पुलिस ने घेर लिया। पुलिस से किरोड़ी लाल मीणा की इसके बाद बहस भी हुई। वापस अब जयपुर भेजने की तैयारी किरोड़ी लाल मीणा को। बड़ी खबर। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बताया जा रहा है होटल हिस्टोरिया रॉयल की। ये तस्वीरें जहां पे किरोड़ी लाल मीणा ठहरे हुए हैं और यहां होटल को पुलिस ने घेर लिया। इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा और पुलिस की जमकर बहस। कह रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा की नज़रबंद करने की क्या ज़रूरत है, मुझे नज़रबंद करना ये लोकतंत्र की हत्या है। किरोड़ी लाल मीणा जिस होटल में ठहरे वहाँ पुलिस बल पहुँचा, होटल को घेर लिया। अब किरोड़ी लाल मीणा को वापस जयपुर भेजने की तैयारी की जा रही है। होटल हिस्टोरिया रॉयल बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में 1 दर्जन से ज्यादा 12-15 पुलिसकर्मी यहां पहुंचे इस होटल में और अब किरोड़ी लाल मीणा को वापस जयपुर भेजने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। उदयपुर से बड़ी खबर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।